नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 22 सितंबर 2025 की कुछ खास खबरों पर। हमारे पास जो जानकारी है वो खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के हिसाब से तैयार की गई लगती है। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, रक्षा, अर्थव्यवस्था, खेल, पुरस्कार, मतलब काफी कुछ है। जी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या अहम बातें हैं, क्या उनके मायने हैं। कोशिश रहेगी कि सब कुछ आसान भाषा में समझें। बिल्कुल। ये जानकारी काफी फैली हुई है अलग अलग क्षेत्रों से, तो कोशिश करेंगे कि इन सबको जोड़कर एक पूरी तस्वीर देख पाएं। सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि क्यों हुआ और इसका असर क्या होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से। पहली खबर है भारत और ग्रीस के बीच। इनकी नौसेनाओं ने, मतलब हेलेनिक नेवी ने, पहली बार एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है। हाँ, ये भूमध्य सागर में हुआ है। पहली बार हुआ है, तो जरूर कुछ खास बात होगी। हाँ, देखिए इसका महत्व है। एक तो ये अभ्यास 18 सितंबर को खत्म हुआ और इसमें भारत का जो आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट है INS त्रिकंड, वो शामिल था। दूसरी बात ये दिखाता है कि भारत की नौसेना की पहुंच अब हिंद महासागर से आगे भूमध्य सागर जैसे अहम इलाकों तक बढ़ रही है। अच्छा। ग्रीस के साथ ये पहला अभ्यास है, तो ये उस क्षेत्र में नए रिश्ते और बढ़ते डिफेंस सहयोग का भी संकेत है। और हाँ, ग्रीस का ऐतिहासिक महत्व तो है ही। 1896 के पहले मॉडर्न ओलंपिक्स वहीं एथेंस में हुए थे। और आत्मनिर्भर भारत की बात चली रही है, तो इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है। मोरक्को में भारत अपना पहला विदेशी रक्षा विनिर्माण संयंत्र लगा रहा है। जी। इसे टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, मतलब टासल, स्थापित करेगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका शुभारंभ करेंगे। तो ये आत्मनिर्भर होने के साथ साथ दुनिया में अपनी पहुंच बढ़ाने जैसा है। बिल्कुल सही। ये कदम दिखाता है कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ अपने लिए बनाना नहीं है, बल्कि दुनिया के रक्षा बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनना भी है, अपनी शर्तों पर। मोरक्को में प्लांट लगाना भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट की महत्वाकांक्षा और उसकी तकनीकी क्षमता दोनों को दिखाता है, और साथ ही ये भारत अफ्रीका संबंधों को भी मजबूती देगा। मोरक्को की राजधानी रबात है, मुद्रा दिरहम। मशहूर यात्री इब्ने बतूता भी वहीं के थे। तो ये कदम रणनीतिक और आर्थिक दोनों लिहाज से अहम है। दिल्ली में भी रक्षा से जुड़ी एक अहम बैठक हो रही है, 3 एकेडमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी, TSATS। हाँ, TSATS। ये 22-23 सितंबर को मानेका शॉ सेंटर में हो रही है। हाँ। थीम है विवेक व अनुसंधान से विजय। अच्छा। इसका उद्घाटन CDS जनरल अनिल चौहान करेंगे। इसका मकसद है हमारी तीनों सेनाओं और देश के बड़े शिक्षण संस्थानों, मतलब अकादमिक जगत के बीच एक मजबूत लिंक बनाना। ओके। जब सेना की जरूरतें और एकेडमिक रिसर्च साथ मिलेंगी, तभी तो रक्षा तकनीक में सही मायने में आत्मनिर्भरता आएगी। ये संगोष्ठी इसी तालमेल को बढ़ाने का एक मंच है। अब बात करते हैं सीमा सड़क संगठन BRO की। इनका एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट विजयक, जो लद्दाख में काम करता है। उसने 21 सितंबर को अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। हाँ, प्रोजेक्ट विजयक बहुत महत्वपूर्ण है। कितना अहम है ये प्रोजेक्ट वहाँ कनेक्टिविटी के लिए? बहुत ज्यादा। 2010 में शुरू हुआ था ये। लद्दाख जैसे मुश्किल पहाड़ी इलाके में ये एक तरह से लाइफलाइन है। सोचिए, करीब 1400 किलोमीटर सड़कें बनाना, उनका रख रखाव करना, 80 से ज्यादा पुल बनाना, ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। हाँ बिल्कुल। प्रोजेक्ट विजयक यही काम कर रहा है। और BRO, जो 7 मई 1960 को बना था और रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, वो ऐसे ही कठिन इलाकों में कनेक्टिविटी बनाने के लिए जाना जाता है। रक्षा क्षेत्र से कुछ और भी छोटी छोटी खबरें हैं, जैसे लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन। जी। भारतीय नौसेना में पहले शैलो वाटर एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट INS मनीला का शामिल होना। और एक खबर POJK में आतंकी ठिकानों पर मिशन महिषासुर के तहत हवाई हमले की भी है। हालांकि इस पर शायद अभी पूरी जानकारी नहीं है। हाँ, ये आखिरी वाली खबर थोड़ी संवेदनशील है और बिना पूरी पुष्टि के इस पर कुछ कहना ठीक नहीं। लेकिन हाँ, ब्रह्मोस यूनिट और INS मनीला, ये दोनों भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता और नौसेना की ताकत बढ़ाने में जरूर अहम कदम है। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था और वित्त की तरफ चलते हैं। CAG की पहली राज्य वित्त 2022-23 रिपोर्ट आई है। इसमें राज्यों पर बढ़ते कर्ज की बात है। जी। सबसे ज्यादा ऋण से GSDP अनुपात किस राज्य का है और ये अनुपात होता क्या है? इस रिपोर्ट के हिसाब से पंजाब का डेट टू GSDP रेशियो सबसे ज्यादा है, 40.35%। GSDP मतलब राज्य के कुल सालाना आमदनी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा। तो ये अनुपात बताता है कि राज्य की कमाई के मुकाबले उसमें कर्ज कितना है। पंजाब के बाद नागालैंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल और बिहार हैं।
सबसे कम ओडिशा का है। यह आंकड़ा दिखाता है कि राज्यों पर कल्याणकारी योजनाओं का और पुराने कर्जों का बोझ कितना ज्यादा है। इससे भविष्य में विकास के लिए पैसा जुटाना मुश्किल हो सकता है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि पिछले 10 साल में राज्यों का कुल कर्ज 3 गुना बढ़ गया है। ये चिंता की बात है। और CAG, जैसा हम जानते हैं, एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 148 से 157 में इसका जिक्र है। डिजिटल पेमेंट की बात करें तो फोन पे के लिए अच्छी खबर है। RBI ने उसे ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर यानी PA के तौर पर काम करने की फाइनल मंजूरी दे दी है। हाँ, ये अहम है। छोटे व्यापारियों पर क्या असर होगा इसका? पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस का मतलब है कि फोन पे अब व्यापारियों को सीधे अपनी वेबसाइट या ऐप पर ग्राहकों से ऑनलाइन पेमेंट लेने की सुविधा दे सकेगा। मतलब किसी और पेमेंट गेटवे की जरूरत नहीं होगी। ओके। इससे छोटे और मझोले उद्यमों MSMEs के लिए डिजिटल पेमेंट अपनाना और भी आसान हो जाएगा। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों के लिए अच्छा है। लेकिन क्या इससे कुछ बड़ी कंपनियों का दबदबा और नहीं बढ़ेगा? हाँ, ये सवाल तो है। ये देखना होगा कि कंपटीशन पर इसका क्या असर पड़ता है। इसी बीच भारत की सॉवरन क्रेडिट रेटिंग को एक जापानी एजेंसी RNI ने अपग्रेड किया है। BBB से BBB+ कर दिया है। फिच ने भी शायद अगस्त में बढ़ाया था। जी हाँ, फिच ने भी इसे BBB+ स्टेबल आउटलुक किया था। तो ये निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत है। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में भरोसा बढ़ रहा है। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कि भारत की इकोनॉमी मजबूत हो रही है। पर यह भी याद रखना चाहिए कि अलग-अलग रेटिंग एजेंसी जैसे S&P या मूडीज, उनकी रेटिंग थोड़ी अलग हो सकती है। जैसे S&P की रेटिंग अभी भी BBB- है। तो ये अच्छा है, पर रेटिंग एजेंसियां अक्सर इकोनॉमी सुधरने के बाद रेटिंग बढ़ाती हैं। पहले से अनुमान लगाना उनके लिए भी मुश्किल होता है। बीमा सेक्टर में एक नया पोर्टल आया है, बीमा सुगम। हैदराबाद में IRDI ने इसे लॉन्च किया है। ये क्या चीज है? बीमा सुगम को आप बीमा की दुनिया का UPI जैसा समझ सकती हैं। मतलब एक ही जगह सब कुछ, आसान और पारदर्शी। अच्छा। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी व्यक्ति अलग-अलग कंपनियों की लाइफ, हेल्थ, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसियों की तुलना कर सकता है, खरीद सकता है और अपनी सारी पॉलिसी मैनेज भी कर सकता है। ये IRDI की बीमा ट्रिनिटी का हिस्सा है: बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक। लक्ष्य यही है कि बीमा सब तक आसानी से पहुंचे। अर्थव्यवस्था से जुड़ी दो छोटी बातें और। वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा GST कलेक्शन महाराष्ट्र से हुआ है। जी, जो वहां की मजबूत इकोनॉमिक एक्टिविटी दिखाता है। और भारत और UK के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर आखिरकार साइन हो गए हैं। हाँ, ये काफी समय से अटका हुआ था। इससे व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे, खासकर सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग में। UK के लिए भी ये ब्रेक्जिट के बाद अहम है और भारत के लिए भी। चलिए अब रुक करते हैं पुरस्कार और सम्मानों का। सिनेमा जगत से एक बड़ी खबर है। ऑस्कर 2026 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में होमबाउंड फिल्म होगी। हाँ, होमबाउंड नीरव धवन ने डायरेक्ट की है। अब देखना होगा कि ये फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर कैसा परफॉर्म करती है। 2023 में तो भारत ने कमाल ही कर दिया था, नाटू नाटू और दी एलिफेंट विस्परर्स के साथ। बिल्कुल, उसने दिखाया कि भारतीय कहानियों में वो दम है कि वो दुनिया भर के दर्शकों से जुड़ सकती हैं। पर हर फिल्म की अपनी कहानी होती है। देखते हैं होमबाउंड का सफर कैसा रहता है। वैसे भारत की पहली ऑस्कर एंट्री मदर इंडिया थी 1957 में, जो नॉमिनेट भी हुई थी। पहला ऑस्कर भानु अथैया जी ने जीता था गांधी के कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए, और सत्यजीत रे साहब को मानद ऑस्कर मिला था। इसी बीच 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की भी घोषणा हो गई है। बेस्ट फीचर फिल्म 12th फेल रही। हाँ, विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर भी मिला 12th फेल के लिए, शाहरुख खान के साथ जवान के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, और बेस्ट हिंदी फिल्म कठिल रही। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देश के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान हैं, और ये लिस्ट दिखाती है कि हमारे सिनेमा में कितनी वैरायटी है। 12th फेल जैसी रियलिस्टिक फिल्म, जवान जैसी एक्शन एंटरटेनर और कठल जैसी सोशल सटायर। और भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 के लिए मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल जी को दिया गया है। ये मोहनलाल जी के शानदार करियर को एक बहुत बड़ी पहचान है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ था। पहली विनर देविका रानी थी। इसमें स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपए कैश, सर्टिफिकेट और शॉल दिया जाता है। ये सम्मान भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के के नाम पर है, जिन्होंने 1913 में पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। मोहनलाल जी को ये सम्मान मिलना साउथ इंडियन सिनेमा के बढ़ते राष्ट्रीय प्रभाव को भी दिखाता है। खेल की दुनिया से कमाल की खबर,
आनंद कुमार विल कुमार ने चीन में वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप की 42 किलोमीटर मैराथन में गोल्ड मेडल जीता है। हाँ, और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय हैं। वाकई ये स्पीड स्केटिंग जैसे खेल में जहां भारत का दबदबा कभी नहीं रहा, एक ऐतिहासिक जीत है। आनंद कुमार ने उस चैंपियनशिप में कुल 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीता। ये उनकी अपनी मेहनत तो है ही, साथ ही ये भी दिखाता है कि भारत में जो खेल कम पॉपुलर हैं उनमें भी टैलेंट उभर रहा है। कुछ और सम्मानों की भी बात कर लेते हैं। AIFF ने संगीता बासफोर को साल की बेस्ट महिला फुटबॉलर चुना है। जी। दीपिका पादुकोण को बुसान फिल्म फेस्टिवल में फेस ऑफ एशिया अवार्ड मिला है। इटली की डिप्लोमैट मारिया एंजेला ज़ैपिया को वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 के लिए चुना गया है और वकील भुवन सेठी बाल अधिकारों के लिए वर्ल्ड लॉ कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। हाँ, ये सब अपने अपने फील्ड में बेहतरीन काम कर रहे हैं। खेल, सिनेमा, खाद्य सुरक्षा, मानवाधिकार, हर जगह उत्कृष्टता को सराहा गया है। अब थोड़ा विज्ञान, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण की बात करते हैं। अमेज़न ने अपना सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट शुरू किया है, प्रोजेक्ट कुइपर। इसके पहले 27 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। ये स्पेसएक्स के स्टारलिंक जैसा ही है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। प्रोजेक्ट कुइपर का मकसद भी यही है कि पृथ्वी की निचली कक्षा में हजारों सैटेलाइट का नेटवर्क बनाकर दुनिया भर में, खासकर दूर दराज के इलाकों में तेज ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाया जाए। ये अमेज़न और स्पेसएक्स के बीच अंतरिक्ष में इंटरनेट देने की होड़ को दिखाता है, जिसका फायदा शायद आगे चलकर ग्राहकों को मिले। पर्यावरण बचाने के लिए मध्य प्रदेश ने एक अच्छी पहल की है। भारत की पहली AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट वार्निंग सिस्टम। ये कैसे काम करेगा? देखिए, यह सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके सैटेलाइट तस्वीरों और दूसरे डेटा को एनालाइज करेगा। इससे जंगल की आग, अवैध कटाई या अतिक्रमण जैसी घटनाओं का फौरन पता चल सकेगा। अच्छा, तो वन विभाग तेजी से एक्शन ले पाएगा और नुकसान कम होगा। ये टेक्नोलॉजी का पर्यावरण बचाने में एक बढ़िया इस्तेमाल है। कृषि में भी नई तकनीक आ रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चावल की पहली 2 जीनोम एडिटेड किस्में लॉन्च की हैं, DRR 100, कमला और मारुतेरू 1090। ये जीनोम एडिटिंग क्या होती है? जीनोम एडिटिंग एक बहुत ही कह सकते हैं एडवांस्ड तकनीक है। हाँ, इसमें किसी फसल के DNA में बहुत सटीक तरीके से बदलाव किया जाता है। कोई बाहरी जीन नहीं डालते। जैसे किसी किस्म को सूखे से लड़ने लायक बनाना या उसमें पोषक तत्व बढ़ाना। ये पारंपरिक प्लांट ब्रीडिंग से ज्यादा तेज और सटीक है। तो ये नई किस्में खाद्य सुरक्षा के लिए अहम हो सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व बना है, तरसरप चू। हाँ, तरसप चू। ये करीब 1585 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। ये तो बहुत बड़ा हुआ। इसका क्या महत्व है? ये कदम ऊंचे हिमालयी इलाकों की जो नाजुक बायोडाइवर्सिटी है, खासकर स्नो लेपर्ड जैसे जीव और उनके घर, उनको बचाने के लिए बहुत जरूरी है। 2 और घोषणाएं हैं। केंद्र सरकार ने अब हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने का फैसला किया है जी। और अंडमान सागर में एक साइक्लोन उठ रहा है शायद, जिसके लिए भारत ने शक्ति नाम सुझाया है। आयुर्वेद दिवस की घोषणा भारत की जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको सम्मान देने और बढ़ावा देने की कोशिश है। और साइक्लोन का नाम रखने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें उस इलाके के देश बारी बारी से नाम देते हैं। इससे चेतावनी जारी करने में आसानी होती है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों और चर्चित व्यक्तियों पर आते हैं। जस्टिस JB पारदीवाला ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के तौर पर शपथ ली है। हाँ, ये देश के जुडिशियल हेड के पद पर एक अहम नियुक्ति है। इनका कार्यकाल न्यायपालिका की दिशा तय करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जॉर्डन की डॉक्टर सीमा सामी बहोस UN विमेन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर फिर से नियुक्त हुई हैं दूसरे कार्यकाल के लिए। UN विमेन जेंडर इक्वालिटी और महिला सशक्तिकरण के लिए UN की मुख्य संस्था है। डॉक्टर बहोस की दोबारा नियुक्ति उनके काम को मान्यता देती है। कुछ दुखद खबरें भी हैं। पद्मश्री से सम्मानित योग गुरु बाबा शिवानंद का 128 साल की उम्र में वाराणसी में निधन हो गया। 128 साल, ये तो वाकई अविश्वसनीय लगता है। बाबा शिवानंद सादा जीवन, योग और अनुशासन की मिसाल थे। उनकी पूरी जिंदगी ही एक संदेश थी। और संगीत जगत के लिए एक बहुत बुरी खबर, मशहूर गायक जुबिन गर्ग का सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान एक हादसे में निधन हो गया। हाँ, ये बहुत ही चौंकाने वाली और दुखद खबर है। जुबिन गर्ग जो असम से थे, वो सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो असमिया संस्कृति के एक तरह से युवा प्रतीक थे, एम्बेसडर थे।
उन्होंने हिंदी के अलावा असमिया, बंगाली, नेपाली करीब 40 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाए थे। उनका यूं चले जाना संगीत की दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान है। क्रिकेट से भी दो बड़ी खबरें हैं, एक अच्छी, एक थोड़ी उदास करने वाली। अर्शदीप सिंह T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। हाँ, ये T20 फॉर्मेट में खासकर एक तेज गेंदबाज के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। अर्शदीप ने ये 2025 एशिया कप में ओमान के खिलाफ हासिल किया। और दूसरी खबर, विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। ये भारतीय क्रिकेट के एक युग का अंत है, कह सकते हैं। विराट कोहली सिर्फ एक महान बल्लेबाज ही नहीं रहे, बल्कि एक बहुत सफल कप्तान भी थे, जिन्होंने भारतीय टेस्ट टीम को एक नई पहचान दी, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हाँ बिल्कुल। टेस्ट क्रिकेट के लिए उनका जो पैशन था, उनका जो योगदान है, वो हमेशा याद रखा जाएगा। उनके जाने से एक खालीपन तो जरूर महसूस होगा। अब कुछ रैंकिंग्स और रिपोर्ट्स देख लेते हैं। CAG रिपोर्ट में राज्यों के कर्ज की बात तो हमने की। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत कहाँ है? इस इंडेक्स में भारत 180 देशों में 151वें स्थान पर है। पिछले साल से कोई सुधार नहीं है इसमें। ये रैंकिंग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करती हैं और ये देश में मीडिया की आज़ादी और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 है, मतलब जो लोग कहीं से भी काम कर सकते हैं उनके लिए। इसमें भारत 38 नंबर पर है, स्विट्जरलैंड टॉप पर है। ये दिखाता है कि भारत में डिजिटल नोमैड्स के लिए मौके तो हैं, लेकिन शायद इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा या जीवन की गुणवत्ता जैसे मामलों में अभी और सुधार की गुंजाइश है। दुनिया के सबसे खुशहाल शहर 2025 की लिस्ट में सिंगापुर पहले नंबर पर है और UNDP के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025, जो 2023 के आंकड़ों पर बेस्ड है, उसमें भारत 193 देशों में 130th स्थान पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI ये जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और इनकम लेवल को मापता है। 130वीं रैंक मतलब हम मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में हैं। इसमें लगातार सुधार की जरूरत है ताकि लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। लेकिन स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक बहुत अच्छी खबर है। लक्षद्वीप जीरो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ये वाकई कमाल की उपलब्धि है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी प्रसव के दौरान या उसके बाद माओं की मृत्यु दर, इसका शून्य होना लक्षद्वीप की बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं और मैटरनल केयर का सबूत है। ये पूरे देश के लिए एक मिसाल है। हाँ, और अच्छी बात ये भी है कि भारत का ओवरऑल MMR भी काफी कम हुआ है। पहले 130 था प्रति लाख जीवित जन्म पर, अब 93 हो गया है। निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रगति है। ये दिखाता है कि नेशनल हेल्थ मिशन और दूसरी सरकारी कोशिशों का असर दिख रहा है। हालांकि हमारा लक्ष्य जो SDG के तहत है वो 70 से नीचे लाने का है, तो कोशिशें जारी रखनी होगी। आखिर में कुछ और राष्ट्रीय समाचार फटाफट देख लेते हैं। केरल में देश का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विझिंजम, उसका उद्घाटन हुआ है। ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एक ऐसा बड़ा बंदरगाह होता है जहां बड़े जहाजों से माल उतारकर छोटे जहाजों पर लादा जाता है या एक बड़े जहाज से दूसरे पर ट्रांसफर किया जाता है ताकि माल अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। अच्छा। विझिंजम पोर्ट भारत को ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड के मैप पर और मजबूती देगा, क्योंकि अभी तक हमारा बहुत सा ट्रांसशिपमेंट बिजनेस कोलंबो या सिंगापुर जैसे विदेशी पोर्ट से होता था। आंध्र प्रदेश में DRDO की नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज नवदुर्गा का शिलान्यास हुआ है। बिहार में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम शुरू हुए हैं और WHO ने केरल के कोझिकोड शहर को एज फ्रेंडली सिटी का दर्जा दिया है। कोझिकोड को ये पहचान मिलना दिखाता है कि शहर का प्रशासन और समाज दोनों इस बात का ध्यान रखते हैं कि वहां बुजुर्गों की जरूरतें पूरी हों, उनके लिए अच्छी सुविधाएं और सुरक्षित माहौल हो। और हाँ, कोझिकोड हाल ही में यूनेस्को वाटर हेरिटेज म्यूजियम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का तीसरा म्यूजियम भी बना था। पानी से जुड़ी एक और खबर है जो थोड़ी तनाव वाली हो सकती है। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध से पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका है, सिंधु जल संधि का हवाला देकर। हाँ, ये गंभीर मामला है। इसके डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक असर हो सकते हैं, खासकर भारत पाकिस्तान संबंधों को देखते हुए। सिंधु जल संधि ही इन दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को रेगुलेट करती है। CBI ने भी 2 बड़े ऑपरेशन किए हैं। ऑपरेशन हॉक, जिसमें इंटरनेशनल ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज नेटवर्क का पर्दाफाश किया जी, और ऑपरेशन चक्र, जिसके तहत सिम कार्ड फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ किया गया कई राज्यों में। ये दोनों ऑपरेशंस दिखाते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल अपराध के लिए हो रहा है और कैसे हमारी एजेंसियां इन नए तरह के क्राइम से निपट रही हैं।
छत्तीसगढ़ से खबर है कि ऑपरेशन संकल्प में सुरक्षा बलों ने 22 नक्सलियों को मार गिराया है। वियतनाम में पहली बार सारनाथ से ले जाए गए बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लोगों के दर्शन के लिए रखा गया और देश का पहला इंटरस्टेट चीता कॉरिडोर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बन रहा है। ये सभी खबरें देश के अलग अलग हिस्सों में चल रही गतिविधियों को दिखाती हैं, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा की चुनौती हो या कल्चरल डिप्लोमेसी या फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बड़े प्रयास। तो ये थी 22 सितंबर 2025 की कुछ अहम घटनाओं की हमारी पड़ताल। रक्षा सौदों से लेकर खेल के मैदान तक, इकोनॉमिक रिपोर्ट से लेकर इंटरनेशनल अवार्ड्स तक काफी कुछ हुआ है। बिल्कुल। और अगर इन सबको जोड़कर देखें तो कुछ ट्रेंड साफ दिखते हैं। जैसे भारत ग्लोबल लेवल पर अपनी भूमिका को लेकर ज्यादा एक्टिव हो रहा है, चाहे वो डिफेंस एक्सपोर्ट हो या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। घरेलू स्तर पर देखें तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर जोर है, लेकिन साथ ही राज्यों का बढ़ता कर्ज या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसी चुनौतियां भी हैं। और हाँ, खेल, सिनेमा, विज्ञान में व्यक्तिगत उपलब्धियां तो हैं ही। जाते जाते हैं एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो आज की बातों से ही निकला है। देखिए, एक तरफ भारत आत्मनिर्भर बनने पर जोर दे रहा है, खासकर डिफेंस और टेक्नोलॉजी में, जैसे TASL का प्लांट या INS मनीला। दूसरी तरफ वो यूके से FTA या ग्रीस के साथ नेवल एक्सरसाइज जैसे इंटरनेशनल गठबंधन भी कर रहा है। तो क्या ये आत्मनिर्भरता और इंटरनेशनल जुड़ाव, ये दोनों रास्ते हमेशा साथ साथ चल पाएंगे या भविष्य में इनमें तालमेल बिठाना एक बड़ी चुनौती होगी, खासकर जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी और नए विश्लेषण के साथ।